नायका देवी के नेतृत्व वाली चालुक्य सेना ने घोरी की सेना को रोकने का तय किया। घोरी की सेना का मजबूत बात थी दूर से वार। उसके ताजिक तीरंदाज इतने अचूक और तेज थे कि कोई भी सेना धराशायी हो जाती। रानी भारतीय क्षेत्र की तलवार, उसमें भी राजपूतों की खंडा तलवार, आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को काटने में सक्षम थी। सामने के अंग को तीरों से हमला करने का आदेश दिया। घोड़े के तीर सटीक थे और इससे सोलंकी सेना का नुकसान होना शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद सोलंकी सेना ने इसका उत्तर देने का तय किया। सभी अंग टूट गए और उसके सैनिक रण छोड़कर भागने लगे। एक ऐसा युद्ध जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। ईस्वी 10वीं और 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से भारत तक गजनवी साम्राज्य ने राज्य किया। महमूद गजनी ने भारत पर हमला कर कई शहरों को लूटा, कई मंदिरों को उद्ध्वस्त किया, परंतु वो हमेशा अपने देश में लौटा। लेकिन इसके बाद जिसका शासन आया उसने लूटपाट और खून से इस देश का भविष्य लिखा। मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी घोर राज्य से था, जिसे घुराइट साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मध्य अफगानिस्तान में हुई। कई दशकों तक ये गजनवी और सेल्जुक राज्य के अधीन थे। गजनवी राज्य के ढह जाने के बाद मोहम्मद घोरी और उसके भाई घियाउद्दीन दोनों ने मिलकर घोर राज्य का विस्तार किया और घोर साम्राज्य को ईरान से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक बढ़ाया। साम्राज्य की स्थिरता के बाद मोहम्मद घोरी ने अपना ध्यान भारतवर्ष की तरफ किया। उसने 1175 में मुल्तान के शिया शासक खफीफ को हराकर मुल्तान को जीत लिया। साथ ही उसने उच्च पर भी कब्जा किया। इसके बाद उसने भारत में पंजाब से न होते हुए दक्षिणी सिंधु नदी के तरफ अपना मोर्चा खोला। उस समय भारतवर्ष में सामंतों और छोटे छोटे शासकों का उदय हो रहा था। इस असंगठित शासन प्रणाली को हराना घोरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए उसने नाडोल किले को जीता, साथ ही किराडू के शिव मंदिर को भी नष्ट किया। घोरी की सेना थार के रेगिस्तान को पार कर माउंट आबू पहुंची। उसका अगला निशाना था अनिलवारा अर्थात पाटन, जो चालुक्य के सोलंकी शासक की राजधानी थी। उस समय चालुक्य की यह राजधानी दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक थी और इस संपन्न शहर और राज्य को जीतकर घोरी भारतवर्ष में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उसे चुनौती देने वाला अभी अभी अपनी गद्दी पर बैठा। नाम पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। उन्हें एक छोटा भाई भी था जिनका नाम हरिराजा था। उनका जन्म ईस्वी सन 1166 में गुजरात में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं में महारत प्राप्त की। लेकिन चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय के निधन के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान राज्य के राजा बने, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद केवल 11 वर्ष की उम्र में अपनी माता रानी कर्पूर देवी की मदद से पृथ्वीराज चौहान चौहान राज्य के राजा बने। पहले कुछ वर्षों तक प्रशासन की जिम्मेदारी रानी कर्पूर देवी ने ही संभाली। पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा थे, लेकिन जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब घोरी ने भारतवर्ष पर हमला चढ़ाया। नाडोल को जीत अब घोरी की सेना चालुक्यों पर हमला कर संपूर्ण प्रदेश पर वर्चस्व निर्माण करना चाहती थी और वे माउंट आबू के पास पहुंचे। अब उनका लक्ष्य था अनिलवाड़ा अर्थात आज का पाटन, लेकिन उस समय चालुक्य पर मूल राजा शासन कर रहा था। अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में मूल राजा चालुक्य का शासक बना, लेकिन संपूर्ण कारभार मूल राजा की माता नायका देवी ही संभाल रही थी। नायका देवी वीर रणांगना थी जो किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए सक्षम थी। घोरी सेना को आते देख नायका देवी ने इसका उत्तर देने का निर्णय लिया। वे जानती थी कि घोरी को हराना आसान नहीं है। घोरी की सेना भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसके प्रशिक्षित, तेज और आज्ञाकारी सैनिक हमेशा से आगे की सेना पर भारी पड़ते। उसकी सेना में पहाड़ी तुर्की घोड़े और तुर्कस्तान के तीरंदाज आगे की सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही घोरी एक अनुभवी सेनापति था। इन सभी को ध्यान में रखकर नायका देवी ने आसपास के सभी सहयोगियों
और चालुक्य सामंतों को एकत्रित करना शुरू किया। इसमें चंद्रावती के परमार, नाडोल जिस पर घोरी ने पहले ही कब्जा किया था, उस नाडोल के चौहान, उसके भाई जालोर के कीर्तिपाल चौहान भी शामिल थे। सभी ने अपने एक दुश्मन घोरी को प्रदेश से भगाने के लिए एकत्रित आने का तय किया। उस समय के दस्तावेज काफी कम मौजूद है और कई इतिहासकारों में मतभेद भी है, लेकिन कहा जाता है कि नायिका देवी ने पृथ्वीराज चौहान से भी मदद मांगी, लेकिन उस समय पृथ्वीराज केवल 12 वर्ष के थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद नए नए राजा बने थे। उनका राज्य कारोबार उनकी माता कर्पूरी देवी ही संभालती थी। चौहानों में शासन के लिए गृह कलह चल रहा था। चौहानों की अस्थिरता के कारण और संगठित न होने के कारण कर्पूरी देवी के हितैषियों ने इस युद्ध से उन्हें दूर रहने की सलाह दी, और वैसे भी उस समय कर्पूरी देवी और पृथ्वीराज इस स्थिति में नहीं थे कि वे किसी को मदद कर सके। बजाय उन्हें ही अपने शासन को स्थिर रखने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था। मूल राजा और नायिका देवी के नेतृत्व वाली चालुक्य सेना ने घोरी की सेना को रोकने का तय किया। साथ ही परमार और नाडोल जालोर की चौहान सेना भी उनके मदद के लिए आ गई। तीनों सेना ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे घोरी पूरी तरह से घिर जाए और इस घिराव में उसकी सेना टूटकर हिस्सों में बंट जाए। अब जैसे ही घोरी की सेना माउंट आबू से पाटन की तरफ बढ़ने लगी, उन्हें रोकने के लिए वहां सोलंकी सेना पहुंच गई। चालुक्य सेना को सामने पाकर घोरी ने अपनी पारंपरिक व्यू को चलने का तय किया, जिसमें उसके गुलाम सेना अपने तीरों के साथ आगे बढ़कर तेज वार करते, जिससे दुश्मन सेना का अगला अंग नष्ट हो जाता और फिर उसकी पूरी तीरंदाज और घुड़सवार सेना दुश्मन के सेना पर टूट पड़ती और दुश्मन सेना को नष्ट कर देती। घोरी की सेना का मजबूत बात थी दूर से वार। उसके ताजिक तीरंदाज इतने अचूक और तेज थे कि कोई भी सेना धराशायी हो जाती, और उस समय भारतीय सेनाओं की मजबूत बात थी उनकी तलवार। भारतीय धातुशास्त्र अर्थात भारतीय मेटलर्जिकल विज्ञान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी था, और इस विज्ञान के कारण ही भारतीय क्षेत्र की तलवार, उसमें भी राजपूतों की खंडा तलवार, आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को काटने में सक्षम थी। उसके बजाय घोरी की सेना के पास की तलवारें भारतीय तलवारों से काफी कमजोर थी, इसलिए तब भारतीय सेना की ताकत थी पास की लड़ाई, जिसमें वे दुश्मनों को आसानी से परास्त करते। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सोलंकी सेना अपनी रचना में लगकर घोरी की सेना का इंतजार करने लगी। वैसे तो उस समय की युद्ध की संख्या का अंदाजा लगाना तो कठिन है, लेकिन सोलंकी अर्थात चालुक्य की संख्या लगभग 15,000 के आसपास रही होगी, तो वही घोरी की सेना की संख्या लगभग 25,000 के आसपास थी। वही अब चालुक्य को मदद करने 10,000 की सेना के साथ परमार भी आ गए, और उतनी ही संख्या में नाडोल और जालोर की चौहान भी युद्ध भूमि में पहुंचे। घोरी ने पहले वार करते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही तीनों सेनाओं की योजना थी जिससे वे घोरी की सेना को घेर सके। घोरी की सेना में पारंपरिक रूप से 3 अंग थे। मध्य अंग जिसमें ताजी घुड़सवार और तीरंदाज थे, तो बाकी के 2 लेफ्ट और राइट अंग अर्थात दाया और बाया अंग। मध्य अंग के पीछे घोरी था, तो वही नायिका देवी के नेतृत्व वाली सोलंकी की सेना में तीनों अंग सीधी रेखा में थे और सामने सुरक्षा घेरा था। साथ ही घोरी की सेना के लेफ्ट में परमार सेना तो राइट में चौहान सेना मौजूद थी। पहले हमला करते हुए घोरी ने सामने के अंग को तीरों से हमला करने का आदेश दिया। घोड़े के तीर सटीक थे और इससे सोलंकी सेना का नुकसान होना शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद सोलंकी सेना ने इसका उत्तर देने का तय किया, जिसके बाद वे घोरी की सेना पर हमला करने आगे बढ़ी। चालुक्य की सेना को आगे आता देख परमार और चौहानों ने मिलकर घोरी की सेना पर सीधा हमला किया। तीनों सेना आमने सामने की लड़ाई में लड़ने लगी, जिसमें भारतीय सेना घोरी से मजबूत थी। कुछ ही समय में घोरी के कई सैनिक मारे गए। घोरी को जल्द ही कुछ निर्णय लेना था, नहीं तो उसकी पूरी सेना धराशायी हो जाती। तीनों सेना अपने तलवारों से घोरी के सेना के सैनिकों को एक एक कर काटने लगी। अब घोरी के सभी अंग टूट गए और उसके सैनिक रन छोड़कर भागने लगे। इसे देख घोरी ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और अपने तेज ताजी घोड़ों की मदद से उसकी सेना पीछे हटने लगी।
और इसमें घोड़े की इतनी बुरी हार हुई कि उसे नाडोल को भी छोड़ना पड़ा और वो भागकर वापस गजनी के ओर बढ़ने लगा। इस हार में घोड़े की सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, साथ ही घोड़े की प्रतिष्ठा भी कम हो गई। उसने इस हार का अपने ऊपर इतना बड़ा मानसिक डर लिया कि इस युद्ध के बाद अगले 13 वर्षों तक उसने भारत की तरफ आंख तक नहीं उठाई। और यह संभव हो सका वीर रणांगना रानी नायका देवी के कारण। उनकी युद्ध कौशलता और राजनीतिक सूझबूझ के कारण ही वे अपने से बलाढ्य घोड़ी सेना को एक तरफा मात दे सकी। लेकिन इसके बाद भारतवर्ष में उदय हुआ पृथ्वीराज चौहान का, जो इस देश का भविष्य बदलने वाले थे। बालक पृथ्वीराज कैसे युवा होकर इस देश का भविष्य बदलते हैं, देखेंगे अगले भाग में।